हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के विषय को लेकर आए हैं आपके सामने मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर कौन थे और कहाँ के निवासी थे और भारत पर कैसे पैठ यानी बाबर यानी मुगल वंश की स्थापना किए थे। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं कि बाबर कौन थे। तो बाबर जो थे वह बाबर जो है इनका नाम तो जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी बाबर क्या था, इनका उपनाम था। और ये देखते हैं कि ये फरगना मध्य एशिया के फरगना के निवासी थे इन लोग। तो पिता की ओर से तुर्क जो थे, ये उमर शेख मिर्जा, इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनकी माता की नाम जो है कुतलुग निसार था, जो मंगोलाई थे। और बाबर के जो नाना जो थे उनुस खां, इन्होंने बाबर नाम इन्होंने ही रखा था। अब बाबर का अर्थ क्या होता है, वह है शेर। बाबर का अर्थ होती है शेर। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में ही हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही जो है इनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद जो है उन्होंने कमान संभाला, यानी राजगद्दी संभाला, शासक बने। बाबर का जो भावनात्मक लगाव जो थे अपने पूर्वजों की जो भूमि थी, यानी पूर्वजों की जो भूमि समरकंद था, उस पर हमेशा बना रहा, हमेशा भावनात्मक लगाव रहा। जैसे किसी का गांव होती है तो गांव से कैसे भावनात्मक लगाव होती है, उसी तरह जो है बाबर का भावनात्मक लगाव यानी पूर्वजों की भूमि यानी पिता की जो भूमि थी समरकंद पर हमेशा बना रहा था। समरकंद को जीतने का प्रयास में हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले जो है 1496 ईस्वी में फरगना में इनके हाथ से निकल गया, यानी समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी 1496 ईस्वी में फरगना इनके हाथ से निकल गया। समरकंद में देखते हैं कि समरकंद में क्या हुआ कि केवल 100 दिन तक ही शासन कर सका था, या कुछ दिन यानी 3 महीने कुछ दिन यानी 100 दिनों तक ही शासन किया था। 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया, 1504 ईस्वी में काबुल पर जो है ये विजय प्राप्त किया। 1507 में यानी काबुल को विजय करने के बाद ही बादशाह की उपाधि धारण की। पूछा जाता है कि इनमें किन क्षेत्रों को जीत करके बादशाह की उपाधि धारण की थी या बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। तो 1504 में काबुल को विजय करने के बाद इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की और 1507 ईस्वी में जो है ये बादशाह की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सर्विस परीक्षाओं में, पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल जितने भी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं विशेषकर। तो 1508 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त किया, यानी बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद फिर से जो काबुल के बाद जो है कंधार पर आया, यानी कंधार को जीतने का पूरा विजय प्राप्त किया। 1508 में कंधार को जीत गया। यहीं पर जो है हुमायूं का जन्म हुआ था। याद रखेंगे कि कंधार में ही जो है हुमायूं का जन्म हुआ था इनके बड़े बेटे का। 1518-19 ईस्वी में भारत पर अभियान शुरू किया था, यानी इन्होंने जो है 1518-19 ईस्वी से ही यानी भारत पर विजय शुरू किया। और बाबर ने पुनः देखते हैं कि यहाँ पर कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम अभियान जो है उत्तर पश्चिम के यूसुफजाई जाति के खिलाफ किया था और उस जगह का नाम था भेरा या बाजौर को जीता था। बाबर ने पुनः भेरा और इसके बाद जो है पुनः जो है भेरा या सियालकोट को भी आक्रमण किया वहां पर और उसको भी जीत लिया। फिर इन्होंने जो है लाहौर और दीपालपुर पर भी ध्यान दिया और उसको भी यानी दीपालपुर और लाहौर पर जो आक्रमण कर इन्हें भी जीत लिया। तो इस तरह से देखते हैं कि भेरा से जो है भेरा को जीतने के बाद जो है बाबर ने भेरा से जो है दूत भेजकर इब्राहिम लोदी को यानी पश्चिम पंजाब का हिस्सा देने के लिए कहा, लेकिन पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी ने दूत को इब्राहिम लोदी के पास जाने नहीं दिया। यानी भेरा के युद्ध होने के बाद बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को के पास जो है अपना दूत भेजने के लिए कहा, लेकिन पंजाब का जो गवर्नर थे दौलत खान लोदी थे वो जाने से इनकार कर दिए, यानी इब्राहिम लोदी के पास जाने नहीं दिया, रोक दिया गया। तो इस तरह से देखे हैं कि जो है इसमें कि दीपालपुर को भी जीता। लास्ट में जो है बाबर ने क्या किया, दीपालपुर को जीता और दौलत खान लोदी से यहीं पर भेंट हुई। यानी इस तरह से देखते हैं
कि आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी दोनों ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और अपने दूत के रूप में दौलत खां लोदी जो अपने पुत्र जो था दिलावर खां को जो है भेजा गया। यहाँ देखते हैं कि बहलोल लोदी के पुत्र आलम खां लोदी दिल्ली के तख्त पर एक अलग बैठाना चाहता था कि अपने पुत्र को दिल्ली के तख्त या सिंहासन पर बैठाना चाहता था। और इधर जो है हमारा जो है दौलत खां लोदी के पुत्र दिलावर खां को भी भेजा गया था दूत के रूप में। इसलिए इधर देखते हैं कि मेवाड़ का शासक जो राणा सांगा भी आमंत्रण भेजा, हालांकि इसका विवादास्पद बातें हैं, लेकिन ये भी जो है आमंत्रण भेजा, ये विवादास्पद है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह से जो है इस राजनीति के उफो में जो है आमंत्रण किया और कोई जान नहीं सका कि आने वाला समय में कि यही बाबर जो है यहीं पर रह जाएगा। इन लोग सोचे थे कि यहाँ से आक्रमण करके या चले जाएंगे और अपना जो है सिंहासन और अपनी राजगद्दी संभालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेवाड़ के शासक जो है इन्होंने भी आमंत्रण किया, लेकिन विवादास्पद है। ठीक जो है इसी के लिए जो है 20 या 21 ये दोनों देते हैं एनसीईआरटी और कुछ पुस्तकों में 21 अप्रैल बताते हैं कि 1526 ईस्वी में भारत जो है 5वें अभियान किया था ये बाबर ने 5वें अभियान में ये पानीपत का युद्ध लड़ा था। ये पानीपत पे याद रखेंगे, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया। अब पानीपत का युद्ध जो लड़ाई हुआ उसका जीत का कारण क्या था, ये पानीपत का ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि पानीपत के में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था। क्योंकि यहाँ पर तो भारत में ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे सब जो उन लोगों के सामने जो है लोग टिक नहीं पाए। सबसे बड़ा चीज था तीरंदाज। इन्होंने सबसे पहले तीरंदाज जो है यानी तुर्कों को जो है श्रेय जाता है, सैनिकों को तीरंदाज था। दूसरा था तोप। ये तोप आग्नेयास्त्र जो चलाने वाले होते थे, पहली बार जो है तोप का प्रयोग किया गया इसमें। जो उस्ताद अली और मुस्तफा दो ऐसे इनके मुख्य व्यक्ति थे जो आग्नेयास्त्र यानी तोप को चलाने में माहिर थे। दूसरा हो गया। अब तीसरा हो गया हमारा बंदूक। ये बंदूक जो है ये ईरानियों से सीखा था, क्योंकि बाबर ने जब आक्रमण जैसे ही किया तो उसके पहले जो है ईरानियों से सीखा था बंदूक चलाने का। और ये प्रथम प्रयोग मुगल काल में हम देखते हैं कि इस मध्यकालीन इतिहास में कि बंदूक का प्रयोग बाबर ने ही जो है किया था और बाबर ने ईरानियों से सीखा। इसी तरह तुलगमा पद्धति, ये तुलगमा पद्धति है क्या, ये तुलगमा पद्धति उज्बेकों से सीखा था। और ये तुलगमा पद्धति क्या है, सेना को छिपाकर रखने की विधि है। एक तरफ बाएं पार्श्व की ओर और एक दाएं पार्श्व की ओर जो है सेना होती थी और उन लोगों के पीछे जो है एक इतमिस, क्या है इतमिस नाम का एक जो है सेना सुरक्षित होती थी। उसे सेना जो पीछे रहते थे सेना उसे इतमिस कहा जाता है। तो इतमिस नाम की एक सुरक्षित सेना होती थी, दोनों पार्श्व के पीछे रहते थे। तो इस तरह से देखते हैं तुलगमा पद्धति। यही 4 मुख्य बिंदु था जो पानीपत के जीत का मुख्य कारण था। इसके अलावा और भी था, जैसे गतिशील अश्वरोहियों का सफल संचालन। जितने भी अश्वरोही थे घोड़े पर जो सवार होकर जो चलने वाले थे वो तुर्की की अपनी पद्धति होती थी। घोड़े पर जो अश्वरोही होते थे उस्मानी विधि एक है प्रयोग किया। उस्मानी विधि क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस्मानी विधि क्या था, क्योंकि जीत का मुख्य कारण ये सब था। 2 गाड़ियों के बीच की ऐसी संरचना बनी हुई थी, यानी 2 गाड़ियों के बीच में ऐसी संरचना विधि बनाई थी सिपाही अपनी तोप चला सके, यानी 2 गाड़ियों के बीच में तोप अच्छी तरह से चला सके। यह था हमारा उस्मान विधि। और पानीपत के बाद जो है जब लड़ाई हुआ तो बाबर ने दया और उदारता की नीति अपनाई थी। क्या थी? दया और उदारता की नीति अपनाई थी। इब्राहिम लोदी की मां को 7 लाख का परगना दिया गया और काबुल में प्रत्येक स्त्री पुरुष को चांदी का सिक्का, याद रखेंगे, चांदी का सिक्का दिया गया। और तभी जो है ये बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई।
यानी बाबर को कलंदर की उपाधि कब दी गई, ये पूछा जा सकता है। तो पानीपत की लड़ाई के बाद, यानी इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद, यानी इब्राहिम लोदी से जो पानीपत की लड़ाई में मारे जाते हैं, इसके बाद जब काबुल में प्रत्येक स्त्री पुरुष को जो बाबर चांदी का सिक्का दिया जाता है, तब इन्हें जो है कलंदर की उपाधि दिया गया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं सब परीक्षाओं में। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा जीत का कारण था। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है कौन कौन से युद्ध लड़े बाबर ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं खानवा का युद्ध। 17 मार्च, याद रखेंगे, 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। यहाँ पर देखते हैं मेवाड़ का शासक राणा सांगा के अधीनता में जो पूरा राजस्थान के सभी राजपूत राजा उसे मानते थे। खानवा के युद्ध में जो है बाबर का मुकाबला अब तक का सबसे शक्तिशाली दुश्मन से था, और राणा सांगा के साथ राजस्थान के राजपूत राजाओं के साथ साथ हम देखते हैं कुछ अफगान विद्रोहियों की सेना, जैसे हसन खां मेवाती का भी सहयोग था राणा सांगा की ओर से। तो इस तरह से देखते हैं कि राणा सांगा के सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों सेनों का एक संयुक्त बहुत ही अच्छा प्रयास था राणा सांगा के लिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़े थे। तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा और अकबर के बीच में ही लड़ाई हुआ, यानी खानवा का युद्ध में। तो इस तरह से देखते हैं आगे कि इसके बाद हम देखते हैं कि जो है राणा सांगा को जो पराजित हो जाते हैं, तो पराजित हो जाने के बाद वह ये बुरी तरह से घायल होते हैं और कुछ दिनों के बाद ही मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर जो है मार डाला गया। अब हम देखते हैं कि बाबर की नीति क्या थी खानवा के युद्ध में। बाबर की क्या नीति थी, रणनीति थी लड़ाई में। सबसे पहले जो था बाबर को पूछा जाता है प्रश्न कि खानवा के युद्ध में, यानी बाबर अपने युद्ध में उनकी क्या नीति थी, या खानवा के युद्ध में बाबर की क्या नीति थी युद्ध में। तो सबसे पहले कि सैनिकों को उत्साहित बहुत क्या करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे सैनिकों को। और साथ साथ हम देखते हैं युद्ध में हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को जो है करार देते थे, लोगों को भड़काते थे। और यहाँ तक कि काफिरों को कहते थे, क्या बाबर कहते थे ये काफिरों का युद्ध है। उसने यहीं पर जिहाद का घोषणा कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध में जो है बाबर ने ये जिहाद की घोषणा की थी या जिहाद का नारा दिया था। तो यही खानवा के युद्ध के पहले ही जो है इसी समय जिहाद का नारा या घोषणा किया था, और सभी सैनिकों को जो है प्रोत्साहित करता था, उत्साहित करता था ये कि काफिरों का युद्ध है। तो ये जिहाद का घोषणा इसी समय किया गया था। अगला हम देखते हैं कि बाबर उसी दिन से क्या था, शराब पीना छोड़ दिया। लोग तो शराब पीते थे, लेकिन बाबर अपनी जीत के लिए जो है अपने पूरी तरह से जो है शराब पीने के लिए छोड़ दिया, और लोगों को भी शराब पीने के लिए मनाही कर दी गई। और अगला देखते हैं मुसलमानों का तमगा कर, यानी जो सीमा कर होती थी। तमगा कर का मतलब होती है सीमा कर, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं तमगा कर क्या होती है, तो ये सीमा कर है। तो सबको माफी दे दिया गया, मुसलमान पूरी सभी को। इसमें हम देखते हैं कि इस खानवा के युद्ध में महमूद लोदी भी भाग गया और राणा सांगा बुरी तरह से घायल हुआ, और शीघ्र ही उनकी बाद में मृत्यु हो गई। इसमें अफगान और राजपूत सेना की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से कुचल दी गई। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन युद्ध के बाद या किस युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की, या कब गाजी की उपाधि धारण की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी। तो ये हमारा खानवा का युद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कलंदर का और जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि और तमगा कर, ये सब प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं बार बार, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर और क्या था, मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय कौन थे, मेदिनी राय थे मालवा के जो राजा जो थे, महमूद खलजी के प्रधानमंत्री थे,
और युद्ध में मेदिनी राय मारा गया और स्त्रियों ने जितने भी थे उनके राज परिवार से संबंधित सभी ने जोहर कर लिया। जोहर मतलब सभी जितने भी स्त्रियां थी सभी सामूहिक रूप से जो है आत्मदाह कर लिया, यानी उसी को जोहर कहते हैं। तो जोहर कर लिया सभी लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं कि चंदेरी के युद्ध के बाद जो है घाघरा का युद्ध हुआ। ये घाघरा का युद्ध 6 मई यानी 1529 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया। यह घाघरा का युद्ध हम देखते हैं बाबर और क्या था, बाबर और अफगानियों के बीच में, बाबर और अफगानियों के बीच में लड़ी गई। महमूद लोदी और बंगाल के शासक नुसरत शाह, महमूद लोदी और बंगाल के शासक जो है नुसरत शाह, जो इब्राहिम लोदी के दामाद हैं। नुसरत शाह क्या थे, इब्राहिम लोदी के दामाद थे, वही नेतृत्व कर रहे थे, यानी अफगानी। तो यह पहला युद्ध था, बहुत ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह पहला युद्ध था जो तोप और नाव का प्रयोग किया गया। तोप और नाव का प्रयोग किया गया दोनों ओर, यानी अफगानियों के की ओर से और बाबर की तरफ से भी जो है यह लड़ा गया था। याद रखेंगे तोप और नाव का, यानी घाघरा के युद्ध में अफगानियों और बाबर के बीच में दोनों तरफ से तोप और नाव दोनों का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इस प्रयोग किया गया, लेकिन अंततः क्या है, बाबर इसमें विजय होते हैं और वो सब मारे जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है बाबर ने जो है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और एक हमारा पानीपत के युद्ध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बाबर ने अपने समय में क्या किए थे, कि सबसे पहले अन्य तत्व को और देखते हैं कि विजय रहा। बाबर को भारत में जो है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने का समय नहीं मिला, क्योंकि 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हो गई, यानी 26 दिसंबर 1530 में जो है क्या हुआ, मृत्यु हो गई इनकी, बाबर की जो है मृत्यु हो गई। और क्योंकि समय नहीं मिला, बहुत कम समय, युद्ध करते करते इनका समय बीत गया, क्योंकि 1526 में लड़ाई हुआ पानीपत का, खानवा का युद्ध, खानवा का हुआ, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध हुआ, ये सब 29 तक हुआ और 30 में इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने का समय पूछा जाता है कि बाबर ने क्यों नहीं प्रशासनिक और राजनीतिक में जो कुछ ऐसा काम नहीं किया जो अकबर ने किया था। तो बाबर को समय ही नहीं मिला, 4 साल में जो है अपना लड़ाई लड़ते लड़ते अपने उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि बाबर के जब उनकी मृत्यु हो गई तो बाबर के शव को जो है आगरा में जो है आरामबाग में, आगरा के जो है आरामबाग में, आगरा के जो है आरामबाग में रखा गया। जब इनकी मृत्यु हो गई आगरा में तो वहीं आरामबाग में रखा गया, लेकिन बाद में जो है इनके काबुल में दफना दिया। इनका पूछा जाता है, इनका जो है बाबर का जो है मकबरा कहाँ पर है, इनका कहाँ दफनाया गया, तो ये हमारा जो है काबुल में। याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं इससे भी, इनको कहाँ दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया, इसको इनका ये काबुल में दफनाया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने जो है तुजू के बाबरी जो आत्मकथा इन्होंने लिखा था, जो तुर्की भाषा में, यानी तुर्की भाषा में जो आत्मकथा लिखी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है A.S. बेबरिज ने भी किया, फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना भी ने किया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी एक कविता लिखते थे, कविता की एक नई शैली थी मुंबईयान शैली। ये प्रश्न पूछे थे, मुंबईयान शैली जो है इनमें से किन का था, तो ये बाबर का था। तो इस तरह से जो है बाबर ने जो है जब बाबर की मृत्यु से पहले ही जो है अंतिम समय में ही जो है हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और उससे छोटे भाइयों को हिफाजत करने की भी सलाह दिया था। तो हुमायूं ने भी जो है अपने समय में छोटे भाइयों को सभी को जो है हुमायूं अपने समय में सभी भाइयों को जो है सूबों जितने भी थे प्रदेश थे कुछ सभी क्षेत्रों को लगभग दे दिया था। जिससे कमरान को काबुल कंधार दे दिया, अस्करी को जो है संबलपुर दे दिया, हिंदोल को जो है अलवर और जो है मेवाड़ को दे दिया गया। इनका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा था, उन्हें भी बदख्वासा का भी प्रदेश दे दिया था। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं
कि इसके अलावा जो है इसे मसनवी भी लिखते थे। क्या लिखते थे? हुमायूं से लिखने के बाद ये अलावा मसनवी लिखते थे। आगरा में आरामबाग का निर्माण करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरामबाग के स्थापना कहाँ, आगरा में आरामबाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इन्होंने ही किया था, यानी बाबर ने ही करवाया था। तो इस तरह से जो है बाबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि क्या है कि यश के साथ यदि मरूं तो भी मैं संतुष्ट हूँ। मैंने कहते यश के साथ भी मैं मरूं तो मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए कि यह यश हमारा है। क्या कहते हैं? यह यश हमारा है क्योंकि यह शरीर पर तो मौत का अधिकार है। यह शरीर क्या है? मौत के अधिकार में है, अधिकार है। तो ये बाबर ने स्टेटमेंट दिए थे। एक फरिश्ता जो है इतिहासकार है वो बताते हैं, एक शेर अपनी मान से निकलकर झपटता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक शेर अपनी मान से निकलकर झपटता है। फरिश्ता ने किनके लिए कहा? ये बाबर के लिए कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे और अंतिम रूप से बताने का प्रयास करेंगे कि बाबर की काल में जब कुषाण साम्राज्य के बाद, यानी हमारा जो पहली शताब्दी जिसमें कुषाण कनिष्क के समय में था, के बाद पहली बार जो है काबुल और कंधार को जीता था, यानी भारत साम्राज्य में शामिल किया था। यानी कुषाण साम्राज्य के समय में भी ये काबुल कंधार को जीता था और यह बाबर ने जो है अपने समय में काबुल और कंधार को जीता था। तो ये थे हमारे बाबर के बारे में, बाबर की पूरी इसकी जो उपलब्धियों के बारे में। तो पूछे जाते हैं कि बाबर की उपलब्धियों को वर्णन करें या बाबर की जीत का कारण क्या था, तो ये सिलसिलेवार ढंग से आप नोट कर लेंगे और बहुत ही बेहतरीन जो है इनका नोट्स बनेगा ये कि बाबर की का जो उपलब्धियों का वर्णन करें, बाबर के या जीत का कारण या कौन कौन से युद्ध से लड़े थे, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसीलिए जो है आप नोट कर ले सिलसिलेवार से और उसे जो है बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स बनेंगे। आपके सिविल सर्विस के लिए बहुत अच्छे नोट्स भी होंगे, आपके जेपीएससी के लिए भी और अदर्स एसएससी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए जो है रामबाण है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। फिर अगला वीडियो में जो है दूसरे क्लास के लिए जो है हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे।